अस्सलामुअलैकुम। आज से हम अपना बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी हम पढ़ लेंगे उतना हमारे पास आखिर में टाइम बच जाएगा और हम अपने टेस्ट के लिए और रिवीजन को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं ताकि हम बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज से हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस ऑफ बायोलॉजी। ये बेसिक चैप्टर है जिसमें हम बायोलॉजी की डेफिनेशंस, उसके मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स और बायोलॉजी हमारे माशरे में, हमारी इन्वायरमेंट में कैसे डील करती है, बायोलॉजिस्ट क्या क्या काम करते हैं, उससे मुतल्लिक ये चैप्टर है। मतलब बायोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स आपको इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, जो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब पहली दफ़ा आप लोग बायो पढ़ रहे हैं तो वो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं। साइंस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्स्ट पैराग्राफ है जो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। ये बायोलॉजी की डेफिनेशन है जो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। आमतौर पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आ जाती है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। अब जहाँ पर भी लोगोस का वर्ड आएगा उसका मतलब होगा स्टडी। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ तक बायोलॉजी की डेफिनेशन बन जाती है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। बायोलॉजी ज़िंदगी की साइंस की स्टडी का नाम है, यानी कि जानदारों की साइंस क्या है वो बायोलॉजी है। जानदार कैसे काम करते हैं, कैसे ज़िंदा रहते हैं, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, जानदारों से मुतल्लिक कुछ भी स्टडी करना बायो के ज़िम्मे में आता है। बायोलॉजी वर्ड के उन्होंने लिटरल मीनिंग्स बताए हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ बायोलॉजी। इट एक्सप्लोर्स स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड इंट्रैक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बने हैं, कैसे काम करते हैं और आपस में कैसे मेलजोल रखते हैं। Understanding biology helps us to address issues related to health, food and environment. Biology offers a fascinating journey of discovery from microscopic world of bacteria to the vast ecosystems of our planet. तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपने ये याद कर लेना है एक्सप्लेनेशन के हेडिंग के तौर पे। ठीक है, असल में लास्ट ईयर ना ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया था पिछले साल ही। ठीक है, तो ये कोई एक्चुअल लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कभी कभी कुछ सालों में एक दफ़ा। तो इसलिए आप लोगों ने ये पूरा पार्ट याद कर लेना है ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो ऑब्वियस नहीं है तो भी आप लोग कवर कर सकें। बायोलॉजी की डेफिनेशन और थोड़ी सी आप उसकी अंडरस्टैंडिंग या स्कोप या एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। Biology is a vast field that explores the incredible diversity of life on Earth. To better understand this complexity, scientists have divided biology into 3 main fields. 3 मेन फील्ड्स में बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है क्योंकि बायोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द इस कदर बहुत सारे जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उन सबको स्टडी करना ना एक ही डिसिप्लिन में मुश्किल हो जाता है। लिहाजा चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उनकी स्टडी आसान हो जाए, हम एक क्लास को पर्टिकुलरली स्टडी कर सकें। तो मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास 3 फील्ड्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब जहाँ पे वर्ड ज़ूलॉजी है ना, आप देखो ये ज़ू से स्टार्ट हो रहा है। तो ज़ू में चूँकि एनिमल्स होते हैं तो आप लोगों ने याद रखना है ज़ूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। उनका स्ट्रक्चर यानी कि वो कैसे बने हैं, उनकी फिज़िकल फीचर्स और इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ, मतलब आउटर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका बिहेवियर कि वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, बिहेवियर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है और उनका फंक्शन एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। एंड डाइवर्सिटी, ये सब कुछ ज़ूलॉजी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी बोटेनिकल गार्डन आप जहन में रख सकते हैं, जैसे बोटेनिकल गार्डन्स में मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स होते हैं, इस तरह बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंट्रैक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। स्ट्रक्चर इसमें भी हम स्टडी करेंगे, उनकी ग्रोथ देखेंगे, रिप्रोडक्शन एंड इंट्रैक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट। तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन बन जाती है।
ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन हैं। ये मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, और ये zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी अलग अलग डेफिनेशंस भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। मतलब कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये वर्ड आपने माइक्रो से याद रखना है कि हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टडी करेंगे। It includes the study of the structure, functions, habitats and reproduction of microorganisms and their impact on health and environment। तो हम उनका impact और उनकी general characteristics study करते हैं ये माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये zoology, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी की छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट है ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, अब आपने ब्रांचेस में और डिवीजन्स में कंफ्यूज नहीं होना। डिवीजन सिर्फ 3 है, बॉटनी, zoology एंड माइक्रोबायोलॉजी, जबकि ब्रांचेस यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 17 ब्रांचेस डिस्कस की गई हैं। अब ये सारी ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आमतौर पे 1 या 2 ब्रांच आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में एनुअल पेपर में पूछ ली जाती है, तो आपने सारी अच्छी तरह याद करनी है। स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। फर्स्ट ब्रांच है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, अच्छा यहाँ पे जो वर्ड मॉर्फ है ना, इसका मतलब होता है फॉर्म और स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजी है। आपने ये वर्ड की लिटरल मीनिंग्स याद रखने हैं ताकि आप किसी डेफिनेशन को मिक्स ना कर दो, और बाकी तो आप लोग ऐसे ही याद कर लोगे। मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी कि ओवरऑल अपीयरेंस एक ऑर्गेनिज्म कैसे दिखाई देता है। गाय गाय जैसे क्यों लगती है, एलिफेंट में एलिफेंट जैसा क्यों लगता है, ठीक है। इंसानों की पर्टिकुलर अपीयरेंस है, मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ अपीयरेंस है, तो ये मॉर्फोलॉजी है जिसमें हम शेप देखते हैं, कलर देखते हैं, उनकी पैटर्न्स वगैरह को स्टडी करते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी है। एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटमी। एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that explores the internal physical structure of organisms, particularly humans। अब एनाटमी क्या है? ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, मतलब उसके फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी को, ऑर्गन्स के फिजिकल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम एनाटमी कहते हैं। उन्होंने आगे इसका यूज़ बताया हुआ है, आप यहाँ पे यूजेस की हेडिंग दे सकते हैं। इट हेल्प इन डिजीज़ डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, लाइक अगर आपने कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई मशीन बनानी है, कोई मेडिसिन बनानी है, वो आप ऑर्गन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बना सकते हैं। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे एंडोस्कोपी करते हैं तो उसके लिए एक माइक्रोफोन या एक कैमरा हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है थ्रू ओरल कैविटी और थ्रू एनस। तो ये उसी लिए पॉसिबल है क्योंकि हमें पता है कि हमारा ओसोफेगस कैसा है, हमारा स्टमक कैसा है, हमें एक ओवरऑल आइडिया है। उसी से रिलेटेड हमने एक कैमरा बनाया है जो हमारे ओसोफेगस में ट्रैवल कर सके, जो हमें हमारे स्टमक की इंटरनल पिक्चर्स दे सके। तो ये एनाटमी की वजह से पॉसिबल हुआ कि हम ये डिवाइस बना सकें। इस तरह बाकी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में, सर्जरी वगैरह के लिए एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आगे हायर स्टडीज़ में लाइक MBBS में या फार्म-डी में, DPT वगैरह में ये आपका मेजर कोर्स के तौर पे आप लोग एनाटमी पढ़ते हो। नेक्स्ट पार्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम बॉडी फंक्शंस को स्टडी करते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट, कौन सा बॉडी ऑर्गन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एनाटमी में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखा और फिजियो में हम उसके फंक्शंस को देखेंगे। फिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल how the body circulatory system transports vital substances throughout the body, like circulatory system, हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक फंक्शन है, उस फंक्शन की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी है एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की, लाइक जो डेवलपमेंटल फेज़ होता है जिसमें एक एम्ब्रियो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक फर्टिलाइज्ड एग से एक इंडिविजुअल बन जाता है। उस सारा प्रोसेस की स्टडी, उस टाइम पीरियड में जो जो चेंजेस आ रही हैं, उस स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग।
In this branch, scientists study organs and tissue formation, identify birth defects and develop medical treatments. Birth defects कुछ लोगों में आ जाते हैं, वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल भी है या नहीं, ये भी हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं, क्योंकि वो एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है। डेवलपमेंट में कोई ख़राबी आ जाती है, कुछ माल फंक्शन हो जाता है, कोई न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे या कुछ सेल डेथ हो गई है जिसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं और उन्हें कैसे ट्रीट करना है, सब कुछ एम्ब्रियोलॉजी में आता है। नेक्स्ट पार्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन की स्टडी है, डीएनए की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। Genetics is the branch of biology that deals with the study of transfer of characteristics from parents to offsprings. Characteristics हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं, ये जीन्स की वजह से होते हैं या डीएनए की वजह से होते हैं। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट ऑल्सो स्टडी द कॉज ऑफ जेनेटिक डिजीजेस एंड डेवलप बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में भी हम जीन्स के ज़रिए बेटर वैराइटीज़ डेवलप कर सकते हैं, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। लाइक आपको कोई प्लांट यील्ड ज़्यादा देता है, वो ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा फल प्रोड्यूस करता है, तो वो ज़्यादा फल प्रोड्यूस करने वाली जीन आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करें और किसी ऐसे प्लांट में डाल दें जो फल कम देता है, तो उससे क्या होगा, जो नई जनरेशन आएगी वो ज़्यादा फल देने लग जाएगी। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हमने जेनेटिक्स का सारा खेल है। नेक्स्ट है मॉलिकुलर बायोलॉजी, इसे बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वाटर, इन सब मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो एक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, उन्हें हम मॉलिकुलर बायोलॉजी कहते हैं। मॉलिकुलर बायोलॉजी आपके अब इस चैप्टर में शामिल कर दिया गया है, मतलब इस बुक में आगे आपका चैप्टर है। पहले ये केमिस्ट्री में भी था, तो अब हम आगे जाके थोड़ा इसे डिटेल से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे एक बॉडी कैसे फंक्शन करती है और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स से कैसे पूरी लाइफ बन जाती है। मॉलिकुलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इन सारे मॉलिक्यूल्स को आगे हम इंशाल्लाह डिटेल्स में पढ़ेंगे। मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप drugs and create genetically modified organisms. नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी स्टडी है टिश्यूज़ की। अनैटमी में हम ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं, उनके फिजिकल फीचर्स, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं। टिश्यूज़ सेल्स से मिलकर बनते हैं, तो हम उन टिश्यूज़ को, उन सेल्स के कलेक्टिव फंक्शन को स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस. Tissue examination helps in disease diagnosis, drug studies, and understanding organ structure and function. नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी है। ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फंक्शन बस आपने नाम याद रखना है और उसके बाद उसका फंक्शन लाजमी याद रखें, ताकि आप किसी डेफिनेशन को मिक्स ना कर दें। हो सकता है जब आप शुरू में याद कर रहे हो तो थोड़ा सा मसला हो, लेकिन ऐसा ऐसा बार बार थोड़ा रिवाइज़ करेंगे ना तो अच्छी तरह याद हो जाएंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आना है इसमें से। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। पैलेंटोलॉजी, अच्छा फॉसिल्स क्या होते हैं, जो पुराने ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत पुराने ज़माने में किसी ज़माने में एग्जिस्ट करते थे, वो ऐसा ऐसा मर जाते हैं, डिके हो जाते हैं और उनकी बॉडीज़ समुंदर की तहों के नीचे या फिर पहाड़ों में, पत्थरों में या ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं। उनकी हड्डियां हमें बाद में जब हम कभी खुदाई करते हैं, कुछ होता है तो हमें मिलती हैं। उन हड्डियों को फॉसिल्स कहते हैं। वो खाली हड्डियां भी हो सकती हैं, वो कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि खाली निशानात हों, किसी पत्थर के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म की निशान बन गए हों, हत्ता कि वो हड्डियां तक डिके कर गई हों लेकिन उसके निशान मौजूद हों। ठीक है, तो इसे हम फॉसिल्स कहते हैं। ये हमें ओल्ड ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस की, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ प्रोवाइड करती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम बहुत सारी अपनी एवोल्यूशन देखते हैं कि इंसान कैसे कैसे आया, या फिर इस ज़मीन पर हमसे पहले कौन से जानदार मौजूद थे। तो ये उन सारी चीज़ों के लिए हेल्प करती है। पाकिस्तान में तो इसका इतना स्कोप नहीं है फिल वक्त, क्योंकि इस पर ज़्यादा स्टडीज़ नहीं की जाती। लेकिन आप अगर नेचुरल ज्योग्राफिक पे देखें, आप किसी और इस तरह बाहर देखें, तो ये पूरी एक ब्रांच है जिसमें पैलेंटोलॉजिस्ट सर्च करते हैं फॉसिल्स की स्पेशली, और फिर उन्हें स्टडी करते हैं, पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग के ज़रिए कि ऑर्गेनिज्म किस ज़माने में कब एग्जिस्ट करता था। Paleontology is a branch of biology that deals with the study of fossils. The examination of fossils helps scientists to know the evolutionary history of organisms. For example, dinosaur fossils provide evidence of giant reptiles that roamed the earth millions of years ago. Roam का मतलब है घूमना फिरना, आवारागर्दी करना। ये एक सादा इंग्लिश का लफ्ज़ है जो उन्होंने बस ऐसे बताया कि इस डायनासोर फॉसिल्स हमें
एविडेंस प्रोवाइड करते हैं उन बड़े बड़े रेप्टाइल्स का, लाइक डायनासोर्स रेप्टाइल्स क्लास ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन बड़े बड़े रेप्टाइल्स का जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ज़मीन की सतह पर घूमते फिरते थे, और आज कोई एक डायनासोर भी जिंदा नहीं है। फॉसिल्स की आगे ब्रैकेट में साइड ब्लॉक में डेफिनेशन है, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल इज द Cyanobacterium estimated to be 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये आपका MCQs है, एक तो दो पार्टें इस पर बताई गई हैं। ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल साइनोबैक्टीरियम है फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट कि वो 3.4 बिलियन ईयर्स अगो हैं। तो सबसे पहले ये बिलीव किया जाता है कि बैक्टीरिया फर्स्ट एवोल्यूशनरी ऑर्गेनिज्म थे, लाइक सबसे पहले बैक्टीरिया इस दुनिया पे वजूद में आए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिजम्स वजूद में आते चले गए, और सबसे आखिर में मैमल्स या बर्ड्स आए हैं। उससे पहले रेप्टाइल्स, उससे पहले एम्फीबियंस, फिर फिशेस, और वर्टिब्रेट्स में फिशेस सबसे पहले एग्जिस्ट किए हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी नेमिंग सिस्टम है, ठीक है, ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को नेम देते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसे टेक्सोनमी कहते हैं। जैसे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। अब ये नाम कैसे आया, किस मतलब हमारा नाम है या कोई भी और जानदार है उसका नाम है, उनकी क्लास है, हम खुद को मैमल्स कहते हैं या खुद को एनिमल्स में क्लासीफाई करते हैं, तो ये कैसे हुआ? ये टेक्सोनमी की बदौलत है। कार्ल लिनियस एक साइंटिस्ट थे बहुत मशहूर, बहुत पुराने ज़माने में, उन्होंने, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है लेकिन उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था, उन्होंने नेम्स दिए थे, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है टेक्सोनमी की ब्रांच में। टेक्सोनमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट, अच्छा ये चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर है ना, तो अभी हम ये थर्ड चैप्टर या बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर, उसमें भी हम टेक्सोनमी को लाइक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। Taxonomy is the branch of biology that deals with the classification of organisms into groups on the basis of similarities and differences. Classification of organisms helps to organize and understand the diversity of life, identify new species and study evolutionary relationships. तो ये सब चीज़ों के लिए टेक्सोनमी हमें हेल्प करती है, आपस में और ग्रुप्स बनाने में, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में टेक्सोनमी हमें हेल्प करती है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम पूरी एक क्लास की स्टडी कर लें तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस पूरी क्लास के लिए एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोसिस्टम्स की स्टडी को कहते हैं। इकोसिस्टम्स लाइक हमारा इन्वायरमेंट, इसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंट की हम बेहतरी कैसे कर सकते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को एक्सटेंट होने से कैसे बचा सकते हैं, ये सारी इकोलॉजी है। Ecology is the branch of biology that deals with the relationship between organisms and their environment. Ecology helps to conserve biodiversity. Biodiversity like मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मुख्तलिफ लाइक एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो ये सब कुछ बायोडाइवर्सिटी है, वैरायटी इन बायोलॉजी। एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। द फूड चेन फॉर इंस्टेंस illustrates the interconnectedness of organisms for energy and nutrients. नेक्स्ट है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी में सिर्फ हम सी वाटर की लाइफ को स्टडी करते हैं, लाइक ओशंस एंड रिवर्स। अब जो रिवर वाटर है या जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं जिसमें सादा पानी आता है, लाइक साफ़ या मीठा पानी जिसे हम कहते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिज्म स्टडी आते हैं उन्हें हम मेरीन बायोलॉजी में कंसिडर नहीं करेंगे, उन्हें हम मेरीन बायोलॉजी में स्टडी नहीं करेंगे। मेरीन बायोलॉजी में हम सिर्फ सी वाटर के या ओशन वाटर के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे। In short, salty water organisms. Marine biology is the branch of biology that deals with the study of life in oceans and salt water. It helps to understand ocean biodiversity, discover new species and address marine conservation issues like हम marine organisms को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो ये सब कुछ हम marine biology में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल coral reefs support a wide variety of marine life. coral reefs अगर आपने देखा होगा, ये अक्सर पिक्चर्स में होता है, वो एक खंडर टाइप कुछ चीज़ें होती हैं जिसके आसपास मछलियाँ रह रही होती हैं, तो ये खुद नॉन लिविंग होता है और ये ऑर्गेनिजम्स को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक तरह से उनके घर के तौर पर भी काम करता है, तो ये उसकी बात करें। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आपने पैथोजेंस से याद रखनी है। पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोलॉजी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी स्टडी है और हमारे बॉडी के अंदर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते, किस तरह हम बीमार होते हैं, ये सारी पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स। डिजीज़ कैसे होती है और उसके क्या असरात होते हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स इन द डिजीज़ डायग्नोसिस, treatment development and disease prevention. Cancer, for instance, is characterized by uncontrolled growth and spread of abnormal cells.
अब यहाँ पे लास्ट में उन्होंने कैंसर की एग्जांपल दी है कि कैंसर कब होता है, जब हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लग जाते हैं कि वो कोई कंट्रोल ही नहीं रहता, वो अननेसेसरी डिवाइड करते रहते हैं यहाँ तक कि वो ट्यूमर बन जाता है। तो वो ट्यूमर आउटग्रोथ ऑफ सेल्स है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जो हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। ये अगर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया या कोई कुछ भी और जो डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी रखता है, वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, तो हमारे इम्यून सेल्स उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और उसे किल करते हैं ताकि हम बीमार ना पड़ें, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर हम बाज़-औक़ात हमें नज़ला ज़ुकाम होता है तो हम कहते हैं, देखते हैं कुछ देर में वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो वैसे कैसे ठीक होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का कमाल होता है। इम्यूनोलॉजी इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। इम्यूनोलॉजी स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स, ट्रीट ऑटोइम्यून डिजीजेज एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस। अच्छा, अभी जो नया सिलेबस है ना, इसमें उन्होंने हर ब्रांच की उन्होंने उसका रोल भी बताया। लाइक अगर आप इम्यूनोलॉजिस्ट बनते हैं या पैथोलॉजिस्ट बनते हैं तो आपका रोल क्या होगा सोसाइटी में, एक आम इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। तो इम्यूनोलॉजिस्ट डिजीज़ को चूँकि स्टडी करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं, तो वो वैक्सीन्स डेवलप कर सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़, लाइक ऐसी डिजीज़ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देता है, अपने बॉडी सेल्स को ही किल करना शुरू कर देता है। ये एबनॉर्मल कंडीशन है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा डायबिटीज़ में ऐसा होता है कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे पैनक्रियास को किल कर रहा होता है, जिससे हमारी इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाए, ये इम्यूनोलॉजिस्ट का काम है, और इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी है एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ड्रग के एक्शन को स्टडी करेंगे। कोई दवाई, ड्रग से मतलब है कोई दवाई, कोई मेडिसिन हमारी बॉडी में जाती है तो वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, वो कैसे कैसे अपना, लाइक जब आप पैनाडोल खाते हैं तो आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, तो ये कैसे होता है, उसने अंदर जाके क्या किया, कैसा जादू किया कि बॉडी हमारे, उसे लगा कि अब सर दर्द नहीं हो रहा या अब हमें बुखार नहीं है, तो वो सारा क्या हुआ अंदर जाके, ये फार्माकोलॉजी है। Pharmacology is the branch in which we study drugs and their effects on the body. This helps in the development of new drugs. For example, new antibiotics are developed that are used to kill bacteria and treat bacterial infections. ठीक है, उन्होंने लिखा है these are just a few of many branches of biology. बायोलॉजी बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि बायोलॉजी एक छोटी सी सब्जेक्ट नहीं है, छोटी सी बुक नहीं है जो आपको दी गई है, ये बहुत ज़्यादा वाइड है। लेकिन अभी के लिए बेसिक चीज़ें जो बायोलॉजी के मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं वो ये हैं, और ये आप अच्छी तरह याद कर लें। ब्रांच ऑफर्स यूनिक इंसाइट्स into the fascinating world of life, contributing to our understanding of the complexity and the beauty of our planet. तो ये आपका बायो का फर्स्ट लेक्चर था। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। बाकी अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो आप लोग अच्छी तरह याद करें, क्योंकि याद करने से हम जब चीज़ें खुद पढ़ते हैं तो हमारा माइंड इतनी कैपेबिलिटी रखता है, इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो चीज़ों को खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप इसे पढ़ें, याद करें, समझें, और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करें। मैं आपको कोशिश करूँगी जितना जल्दी पॉसिबल हो रिप्लाई करूँ, ताकि हम आगे जल्दी पढ़ें और अपना सिलेबस ख़त्म कर सकें, ताकि अच्छे से डॉक्टर या जो भी आपकी ड्रीम है, फार्मासिस्ट बनना या कुछ भी करना, लाइक अपने पेरेंट्स का सर फ़ख्र से बुलंद करना, अल्टीमेट तो हमारा यही गोल होता है। तो आप लोग इस मकसद में कामयाब हो सकें, और अल्लाह करे कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएँ।